नमस्कार दोस्तों। कहानी की श्रृंखला में आज हम एक और कहानी लेकर आए हैं। ये प्रेमचंद की ही कहानी है और बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते थे और उनकी कहानियों में आपको ग्रामीण जीवन का चित्रण बहुत ही बारीकी से बहुत सटीक मिलता था। और लगता है ऐसा, जब आप उनकी कहानी पढ़ते हैं तो लगता है कि गांव के एक छोर में आप खड़े हैं और कहानी जो घट रही है, घटना सबके आप साक्ष्य बनते जा रहे हैं और गवाह बनते जा रहे हैं। तो चलिए एक कहानी फिर लेके आए हैं। यह कहानी है, इसका शीर्षक है धरती के लाल। गांव बड़हलगंज में अभी सूरज उगा भी नहीं था कि मधुकर हल बैलों के साथ खेत की ओर चल पड़ा। खेतों की पगडंडी पर चलते हुए उसने चारों ओर देखा। खेत सुनसान पड़े थे, कई फसल सूख चुकी थी, कुएं से पानी भी नहीं निकल पा रहा था क्योंकि पानी कम था। कई साल से वर्षा कम हो रही थी। मधुकर के माथे पर चिंता की लकीरें थी। यह चिंता सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की थी। पिछले 2 साल से बारिश कम हो रही थी, फसल बर्बाद हो रही थी, ऊपर से जमींदार राय साहब और बनिए का कर्ज। याद चुकाते चुकाते गांव के कई किसान अपने जमीन से बेदखल हो चुके थे। बहुत अन्यायी होते थे जमींदार और साहूकार। थोड़े से पैसे दे देते थे और उनको सूद उसका बढ़ाते रहते थे और हाथ का छाप लेते थे और शर्त लिखवाते थे कि अगर नहीं दिया तो जमीन भी ले लेंगे। मधुकर का बेटा गोविंद 8 साल का था। सुबह सुबह जब वह खेत जाने को निकला तो गोविंद दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा, बाबा मैं भी चलूं? नहीं बेटा, स्कूल जा, पढ़ाई कर। गोविंद उदास हो गया और बोला कि बाबा पढ़ लिख कर भी क्या होगा, गांव में किसके लड़के अफसर बने हैं? इस बात का कोई जवाब नहीं था मधुकर के पास। वह चुप हो गया। गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई। अब दूसरा पार्ट है कहानी का। चौपाल पर बुजुर्ग बैठे ताश खेल रहे थे। महिलाएं कुएं से पानी भरकर ला रही थी। उसी समय गांव का पटवारी दरोगा के साथ आया। उसने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, अब जो भी कर्ज नहीं चुकाएगा उसकी जमीन गिरवी ले ली जाएगी, नीलाम हो जाएगी। गांव में सनसनी फैल गई। सबसे ज़्यादा चिंता मधुकर को हुई क्योंकि उसी के सिर पर ज़्यादा कर्ज था। उसने बीते साल सूखा पड़ने पर जमींदार राय साहब से 200 रुपये उधार लिए थे। ब्याज जोड़कर वह रकम अब 600 रुपये हो गया था। तो मधुकर दौड़ा दौड़ा राय साहब की हवेली पहुंचा और कहा, हुजूर कुछ मोहलत दे दीजिए। राय साहब हंस पड़े। मधुकर, तुम लोग हमेशा मोहलत मांगते हो, पैसे चुकाओ नहीं तो जमीन चली जाएगी। यह आसान शब्दों में बहुत बड़ी धमकी थी। मधुकर का मन डूब गया। उसकी पत्नी पार्वती ने घर का सारा गहना पहले ही गिरवी रख दिया था, अब कुछ भी नहीं बचा था। गांव में एक नया व्यक्ति आया था, शिवनाथ बाबू। वह पास के कस्बे के बड़े वकील थे और गरीबों के मुकदमे वह मुफ्त लड़ा करते थे। मधुकर उनकी शरण में गया। बाबूजी, हमारी जमीन बच सकती है क्या? शिवनाथ बाबू गंभीर हो गए। बिल्कुल, लेकिन गांव वालों को संगठित होना पड़ेगा। जमींदारों का अत्याचार तभी रुकेगा जब किसान सभी एक साथ खड़े होंगे। मधुकर ने यह बात गांव के लोगों से कही, लेकिन डर के मारे कोई भी जमींदार के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन गंगा राम चाचा, जो सबसे बुजुर्ग किसान थे, आगे आए और कहा, बेटा अब ज़्यादा सहना बंद करना होगा। धीरे धीरे कुछ और किसान तैयार हो गए। जमींदार को जब खबर मिली कि गांव के किसान उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो उन्हें पता चला कि मधुकर ही सबको खड़ा कर रहा है। उसने दरोगा को भेजा और मधुकर को पकड़वा लिया। जेल ले जाना, थाने में बंद करा देना बहुत बड़ी समस्या की बात होती थी, अभी भी है। तो पार्वती रोती बिलखती शिवनाथ बाबू के पास पहुंची और कहा, बाबूजी मेरे आदमी को बचा लीजिए। शिवनाथ बाबू ने तुरंत अदालत में अर्जी दाखिल की, लेकिन इधर गांव में हलचल तेज हो गई थी। गांव के सभी किसानों ने ठान लिया था कि एक भी पैसा नहीं देंगे और अब तक सरकार जमींदारों की मनमानी
रोकने का कोई कानून नहीं बनाई है। जब तक नहीं बनाती है तब तक हम लोग अपने जिद पर अड़े रहेंगे, एक भी पैसा नहीं देंगे। 3 दिन बाद गांव के किसान जमींदार की हवेली के सामने इकट्ठा हुए। वे नारे लगाने लगे कि हमारी जमीन, हमारा हक, अन्याय नहीं सहेंगे। जमींदार ने पुलिस बुलवा ली और किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। कई किसान घायल हुए। गंगाराम चाचा के सिर पर लाठी पड़ी और वह वहीं गिर पड़े। लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी। खबर अखबारों तक पहुंची। सरकार ने संज्ञान लिया। कुछ ही दिनों में अदालत ने फैसला सुनाया। मधुकर और गांव के किसानों से लिया गया कर्ज अवैध था। मधुकर की जमीन बच गई। जमींदार को छोड़कर गांव जाना पड़ा। वह बाहर चला गया, अपमानित हो रहा था वह। 1 साल बाद गोविंद जब स्कूल से लौटा तो उसने देखा मधुकर खुश होकर खेत में हल चला रहा है। वह बोला, बाबा अब हमें कोई जमीन से तो नहीं निकालेगा? यह सवाल था बच्चे का। मधुकर ने हंसकर कहा, नहीं बेटे, अब यह जमीन हमारी है, यह धरती के लालों की है। कहानी के विशेष तत्व क्या हैं, इसे जानते हैं। प्रेमचंद की ग्रामीण शैली। कहानी में जमींदारी प्रथा, किसानों की समस्या और संघर्ष को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। भावनात्मक गहराई। मधुकर का संघर्ष, पार्वती की पीड़ा और गंगाराम चाचा का बलिदान कहानी को संवेदनशील बनाते हैं। यथार्थवाद। प्रेमचंद की शैली से में लिखा गया यह कथानक वास्तविकता के बहुत करीब है। सामाजिक संदेश। एकता और हक के लिए लड़ने के संदेश कहानी में स्पष्ट रूप से दिखता है। अगर एकता के साथ लड़ें तो अन्यायी का अन्याय रुक जाएगा। और एक और लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, गलत सहना, अन्याय सहना अन्याय करने के बराबर जुर्म है, इसलिए अन्याय नहीं सहें। कहीं भी अगर कोई अन्याय करता हो, विरोध जरूर दर्ज कराएं, जैसे भी करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।